वेलकम स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने वाले फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। और उसमें जो हमारे पास सबसे पहले टॉपिक है वो है रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम पे जाने से पहले हम इस चैप्टर का जनरल सा इंट्रोडक्शन करते हैं कि असल में केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम पे जाने से पहले केमिकल रिएक्शन क्या होता है उसको थोड़ा सा देख लेते। अब केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन यानी प्रोसेस इन विच रिएक्टेंट अंडरगो केमिकल चेंज टू प्रोड्यूस सब्सटेंस विच आर डिफरेंट फ्रॉम रिएक्टेंट इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि रिएक्टेंट अंडरगो केमिकल चेंज, रिएक्टेंट के अंदर चेंजिंग आती है और उससे प्रोडक्ट बन जाते हैं। या इसकी डिफिनेशन ये है कि द प्रोसेस इन विच ओल्ड बॉन्ड ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड फॉर्म, यानी रिएक्टेंट के दरमियान बांड टूटते हैं और प्रोडक्ट के दरमियान बांड बनते हैं। इसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। या इसकी तीसरी डिफिनेशन ये है कि जिसमें रिएक्टेंट के दरमियान रिएक्टेंट अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं और रीअरेंज करके कुछ नए चीज़ बना लेते हैं और नए बनने वाले चीज़ जो होते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। अब ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। डायरेक्शन की बिना पर हमारे पास केमिकल रिएक्शन की दो टाइप्स है। एक को हम बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरे को हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। अब इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है इसकी डिफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी है कि रिएक्शन दैट प्रोसीड ओनली वन डायरेक्शन अंडर सेम कंडीशन, यानी सेम कंडीशन के ऊपर जब आप लोग टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन वगैरह चेंज नहीं करोगे तो रिएक्शन जो वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएगा, या तो वो फॉरवर्ड जाएगा या वो बैकवर्ड जाएगा। और इसको हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं एरो से। और एरो का जो हेड होता है वो प्रोडक्ट की तरफ होते हैं और एरो का जो टेल होते हैं वो रिएक्टेंट की तरफ होते हैं। यानी जब हम कोई केमिकल रिएक्शन लिखेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कोई जनरल केमिकल रिएक्शन लिखता हूँ A प्लस बी। A प्लस बी, इस प्लस का मतलब है रिएक्ट टुगेदर, A रिएक्ट विद B एंड इस एरो का मतलब है टू फॉर्म और टू प्रोड्यूस C एंड D। अब इस केमिकल रिएक्शन में A और B ने रिएक्शन कर लिया और प्रोड्यूस कर लिया C और D, और अब ये C और D दोबारा A और B प्रोड्यूस नहीं करेंगे। ऐसे रिएक्शन जो कि सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करे, ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब इसके जो कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स या कुछ फैक्ट की बात करते हैं कि इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए कौन सी कंडीशन लाजमी है। सबसे पहली बात ये इरिवर्सिबल रिएक्शन आर यूनिडायरेक्शनल। इरिवर्सिबल रिएक्शन आर यूनिडायरेक्शन, यानी इरिवर्सिबल रिएक्शन को हम यूनिडायरेक्शन भी कहते हैं, यानी एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, या वो फॉरवर्ड या वो बैकवर्ड। और ये जो इरिवर्सिबल रिएक्शन का अल्टीमेट गोल जो होता है वो कंप्लीशन होता है। इरिवर्सिबल रिएक्शन ऑलवेज गो टू कंप्लीशन, यानी ए और बी कंप्लीटली रिएक्ट करके सी और डी बनाएंगे, यानी कुछ अमाउंट इसमें बचेगा नहीं, कंप्लीटली ए और बी सी और डी के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी इसका जो अल्टीमेट गोल होता है वो कंप्लीशन होता है। और तीसरा जो फैक्ट है इसके अंदर हमारे पास नो साइन ऑफ इक्विलिब्रियम, यहाँ पर कोई भी इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है। इक्विलिब्रियम इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए अंदर पॉसिबल नहीं है, यानी इरिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो नहीं आएगा। और इरिवर्सिबल रिएक्शन ओपन कंटेनर के अंदर भी हो सकते हैं और क्लोज कंटेनर के अंदर भी हो सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी है। मेनली ये ओपन कंटेनर के अंदर होता है, लेकिन ये क्लोज कंटेनर के अंदर भी पॉसिबल है हमारे पास। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं कि इरिवर्सिबल रिएक्शन की हमारे पास एग्जांपल क्या है। इरिवर्सिबल रिएक्शन सबसे पहले आप लोगों ने ये देखना है कि वो वाला रिएक्शन जिसमें अनरिएक्टिव प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, यानी अनरिएक्टिव प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और यह हाइड्रोजन गैस रिलीज। अब इसमें सोडियम वाटर के साथ मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बना सकते हैं, लेकिन दोबारा ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके वाटर और सोडियम नहीं बना सकते। ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट के अंदर ये सलाहियत ना हो कि वो दोबारा एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके दोबारा रिएक्टेंट बनाए, ऐसे सारे के सारे रिएक्शन हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन होंगे। जिस तरह H2O2 के साथ रिएक्ट करके H2O बनाते, रिएक्शन को बैलेंस कर लो 2H2 और साथ में हमारे पास 2H2। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना सकते, लेकिन वाटर दोबारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं बना सकते। लेकिन हाँ,
कीप इन माइंड यह वाटर दोबारा मिलकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना सकता है। इसके अंदर रिवर्सिबल रिएक्शन आ सकता है। और कब आ सकता है? जब हमारे पास टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, अप्रोक्सीमेटली 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। जब ही 1500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आप लोग दे देते हो तो वाटर दोबारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन आम कंडीशन के अंदर H2 और O2 वाटर बनाते हो और ये अनरिएक्टिव प्रोडक्ट हो तो ये दोबारा H2 और O2 नहीं बना सकते। इसी तरह दूसरा जो इरिवर्सिबल रिएक्शन की मैंने एग्जांपल यहाँ पर लिखी, ऑल द प्रिसिपिटेशन रिएक्शन आर इरिवर्सिबल रिएक्शन। सारे के सारे प्रिसिपिटेशन रिएक्शन जो हमारे पास होते हैं वो क्या होते हैं? इरिवर्सिबल होते हैं, जिसमें प्रिसिपिटेट बच जाते हैं। अब बेरियम क्लोराइड कोई साल्ट है, ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलकर बेरियम सल्फेट और HCl। अब ये जो बेरियम सल्फेट बने इसके प्रिसिपिटेट बन जाएंगे और वो वाले सारे के सारे रिएक्शन जिसमें प्रिसिपिटेट बच जाते हैं कीप इन माइंड वो इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। यानी ऑल द प्रिसिपिटेशन रिएक्शन आर इरिवर्सिबल रिएक्शन। थर्ड वाल इसकी एग्जांपल मैंने लिखी है ऑल द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ऑल द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो वाले जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हो। जनरली वो सारे के सारे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर एंड फॉर्म साल्ट एंड वाटर। दिस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं? इरिवर्सिबल होते हैं। लेकिन वो वाले न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कर। अब यहाँ पर मैंने लिखे HCl एसिड स्ट्रॉन्ग और LaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, ये रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड और वाटर बना लेते। अब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा तो इसमें दोबारा LaCl वाटर मिलकर HCl और LaOH बनाने की कैपेबिलिटी नहीं रखते। इसी तरह जो चौथी एग्जाम्पल मैंने लिखी है ऑल द कंबशन रिएक्शन आर इरिवर्सिबल रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने मीथेन लिखे, मीथेन बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर डू नॉट रिएक्ट आफ्टर द रिएक्शन टू फॉर्म ऑक्सीजन एंड मीथेन। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन और मीथेन बनाने की एबिलिटी नहीं रखते। तो कंबशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन और वो वाले रिएक्शन जिसमें रिएक्ट प्रोडक्ट ये सलाहियत ना करे कि वो रिएक्ट करके दोबारा रिएक्टर बनाए, ये सारे के सारे रिएक्शन हमारे पास क्या होते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। अब आप देखते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन असल में क्या होता है और वही हमारे टॉपिक का हिस्सा है कि रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन हमने कहा दो तरह के होते हैं, एक इरिवर्सिबल दूसरा रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल को हमने पढ़ लिया, अब रिवर्सिबल रिएक्शन को देखते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन दैट केमिकल रिएक्शन दैट प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन। बोथ डायरेक्शन मीन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। in both direction, forward and backward direction at the same time under identical condition are known as reversible reaction। यानी वो वाले केमिकल रिएक्शन जो कि दोनों डायरेक्शन में मूव करे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में, और अंडर सेम टाइम और अंडर आइडेंटिकल कंडीशन, यानी कंडीशन चेंज नहीं होगी। इसी तरह हमारे पास जो रिवर्सिबल रिएक्शन है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 2 एरो से, 2 एरो विथ सिंगल हेड। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन है, मैं जनरल रिएक्शन लिख लेता हूँ जिसमें A B एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके C और D बना ले, C और D बना, और अब ये C और D दोबारा A और B के अंदर कन्वर्ट हो, यानी जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर और प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट होने की एबिलिटी रखे, ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। अब रिवर्सिबल रिएक्शन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं? अब सबसे पहले ये बाई डायरेक्शन रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन आर आल्सो नोन एज बाई डायरेक्शन रिएक्शन बोथ इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। अब इसके जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर गो टू कंप्लीशन। रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होते। अगर A और B रिएक्ट करके C और D बना लें तो ये C और D दोबारा फिर A और B के अंदर कन्वर्ट होंगे। ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। तीसरी जो बात है, रिवर्सिबल रिएक्शन का जो अल्टीमेट गोल होता है वो इक्विलिब्रियम स्टेट होता है। रिवर्सिबल रिएक्शन का जो अल्टीमेट गोल होता है वो इक्विलिब्रियम स्टेट होता है।
अब देखना इक्विलिब्रियम क्या होता है असल में, डायनामिक इक्विलिब्रियम या केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम और डायनामिक इन नेचर, तभी मैंने डायनामिक इक्विलिब्रियम लेके। देखना मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि जनरल रिएक्शन है फॉर एग्जांपल आप लोग के पास, जिसमें ए और बी रिएक्ट करके सी और डी बनाते, सी और डी बनाते। अब स्टार्ट में ए और बी के जो अमाउंट होता है वो ज़्यादा होता है। यहाँ पर मैंने ग्राफ लेके, इससे मैं ग्राफ से भी इधर से एक्सप्लेन करूँगा कि ये कैसे हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम का ग्राफ कैसे ज़्यादा होता है और कैसे कम। इधर से मैं पहले वाले रेट और टाइम वाले ग्राफ से मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ। अब देखना यहाँ पर हमारे पास है प्रोडक्ट और ये है रिएक्टेंट। अब केमिकल रिएक्शन के दौरान जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है उसका अल्टीमेट गोल मैंने लिखा था कि वो इक्विलिब्रियम प्रोसेस होता है। रिवर्सिबल रिएक्शन का जो अल्टीमेट गोल होता है वो क्या होता है, इक्विलिब्रियम प्रोसेस होते हैं। अब यहाँ पर देखना हमारे पास रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है। शुरू में रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है और विद द पैसेज ऑफ टाइम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होती है और ये जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होती है वो इंक्रीज़ होती है। अब ऐसा स्टेज आ जाता है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो अमाउंट होती है वो बराबर हो जाती है, जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों बराबर होते हैं। इसमें अब क्या होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो रहा होता है और प्रोडक्ट रिएक्टेंट के अंदर चेंज हो रहे थे। और जब हमारे पास इक्विलिब्रियम प्रोसेस हो जाते हैं उस वक्त दोनों की जो कंसंट्रेशन होती है वो कांस्टेंट रह जाती है। दोनों की कंसंट्रेशन क्या रह जाती है, कांस्टेंट रह जाती है। यानी यहाँ पर मैंने लिखा था कि शुरू में ए और बी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और विद द पैसेज ऑफ टाइम ए और बी सी और डी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। और सिमिलरली जब हमारे पास एक स्टेज ऐसा आ जाता है जिसमें सी और डी की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो सी और डी दोबारा ए और बी के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ऐसा स्टेज, ऐसा पॉइंट वेयर टू अपोजिंग फिनोमेना अकर सिमल्टेनियसली विद इक्वल रेट इज नोन एज केमिकल इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब केमिकल इक्विलिब्रियम स्टैटिक भी होता है और डायनामिक भी होते हैं, लेकिन ये जो हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम होता है ये स्टैटिक नहीं होता है। स्टैटिक का मतलब ये है कि ए और बी सी और डी के अंदर कन्वर्ट हो गए तो फिर ये ए सी और डी दोबारा ए और बी के अंदर कन्वर्ट नहीं होंगे और ए और बी सी और डी के अंदर कन्वर्ट नहीं होंगे, ये बराबर रह जाएंगे, स्टैटिक कंडीशन आ जाएगी, इक्विलिब्रियम स्टैटिक होगा। लेकिन असल में साइंटिस्ट यही कहते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम आर नॉट स्टैटिक इन नेचर, केमिकल इक्विलिब्रियम आर डायनामिक। अब इक्विलिब्रियम प्रोसेस में दोनों की कंसंट्रेशन तो बराबर हो जाती है, लेकिन नहीं, सी और डी दोबारा ए और बी के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है और ए और बी दोबारा सी और डी के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है। इसका मतलब ये है कि एट इक्विलिब्रियम स्टेट कंसंट्रेशन ऑफ ए बी सी एंड डी इन रिएक्शन मिक्सचर बिकम कांस्टेंट। ये जो रिएक्शन मिक्सचर बना हुआ है इसमें ए बी सी और डी की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर कांस्टेंट रह जाती है। क्या रह जाती है, कांस्टेंट, मूव करते रहते हैं, एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट होते रहते हैं लेकिन कांस्टेंट होते हैं, उसके बाद कोई भी कंसंट्रेशन के अंदर चेंज नहीं होता। इसकी एग्जांपल में यहाँ से मैंने लिखा, यहाँ पर मैंने कोई कंटेनर लिखे, कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर वाटर है। अब यहाँ से वाटर इंटर हो रहा है और यहाँ से वाटर आउट हो रहा है। अब देखने वाले को ये लगेगा कि ये जो वाटर इंटर हो रहा है और वाटर आउट हो रहा है तो वो जब देखेगा कि तो वाटर का लेवल, अब यहाँ तक अगर वाटर फिल है, इससे ज़्यादा वाटर आएगा तो ये तो बाहर जाएगा, लेकिन देखने वाला इसके जो लेवल है इसको ऑब्जर्वेबल चेंज नहीं नज़र आएगा कि उसके लेवल में कोई चेंज नहीं आ रहा है। अलबत्ता वाटर इंटर भी हो रहा है, वाटर आउट भी हो रहा है, तो इक्विलिब्रियम के अंदर आप लोग का कंसंट्रेशन चूंकि बराबर होता है तो वहाँ पर ऑब्जर्वेबल चेंज नहीं होता, लेकिन असल में कन्वर्ट होते रहते हैं। वाटर यहाँ से इंटर भी हो रहा है, वाटर आउट भी हो रहा है, जितना इंटर होता है उतने आउट होता है, इसलिए कोई ऑब्जर्वेबल चेंज उसको नज़र नहीं आता है, लेकिन ये डायनामिक होते हैं, एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट होते रहते हैं। अब हम देखते हैं कि ये इक्विलिब्रियम हमारे पास दो तरह के होते हैं। फिजिकल बिहेवियर की बिना पर हमारे पास इक्विलिब्रियम फर्दर दो तरह के, एक को हम बोलते हैं होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, दूसरे को हम बोलते हैं हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम। याद रखना कि ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम है, डायनामिक इक्विलिब्रियम है, ये दो तरह के होते हैं। इस पे जाने से पहले भी दो, एक फिजिकल है और दूसरा केमिकल है। ये जो हम टाइप्स पढ़ रहे हैं ये केमिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम भी होता है, फॉर एग्जांपल ये जो सॉलिड है और दूसरा लिक्विड है, ये फिजिकल इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जांपल सॉलिड आइस है और लिक्विड जो है वो वाटर है। अब आइस और वाटर के दरमियान जो इक्विलिब्रियम होता है उसको हम फिजिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अब
केमिकल इक्विलिब्रियम भी फर्दर दो तरह के, एक को हम बोलते हैं होमोजीनियस, दूसरे को हम बोलते हैं हेटेरोजीनियस। होमो मीन सेम एंड जीनियस मीन मिक्सचर, यानी वो वाले इक्विलिब्रियम मिक्सचर जिसके अंदर सारे के सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम फेज के अंदर हो, फेज उनका सेम हो, फिजिकली वो सेम होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा है नाइट्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म NO। अब नाइट्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है और ये भी गैस है। अब तीनों जो इक्विलिब्रियम के अंदर तीनों जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फिजिकल बिहेवियर सेम है, यानी फेज इनका सेम है, तीनों के तीनों क्या है, सेम फिजिकल स्टेट के अंदर। इसको हम बोलते हैं होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। और सिमिलर है हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम, वो वाले इक्विलिब्रियम जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर नॉट एग्जिस्ट एट द सेम केमिकल फेज उनका यानी फिजिकल फेज उनका सेम नहीं होता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिखा है, कैल्शियम कार्बोनेट इज सॉलिड और कैल्शियम ऑक्साइड उससे बन जाते हैं, वो सॉलिड होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो। इक्विलिब्रियम के अंदर ये सारे के सारे का जो मिक्सचर का जो फेज होता है वो सेम नहीं होता। ऐसे इक्विलिब्रियम को बोलते हैं हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम? हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम। अब ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर कोई फैक्ट है, जो हमारे पास फैक्ट्स होते हैं, इसको हम देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। सबसे पहले जो बात है वो फैक्ट्स ये है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम स्टेट विल ऑलवेज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब रेट का जो लफ्ज़ है और कंसंट्रेशन कुछ चेंज डिफरेंट चीज़ है, और रेट जो है ना वो डिफरेंट है। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों बराबर होंगे। जितना रेट ऑफ यानी जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है उतना ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट के अंदर भी कन्वर्ट होगा, यानी ये दोनों रेट जो होंगे वो बराबर होंगे। और देखना कि रेट जो होते हैं रेट वो ज़ीरो होता है। इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर कंसंट्रेशन हमारे पास चूंकि ज़ीरो होती है तो रेट भी ज़ीरो होता है, ओवरऑल रेट। यानी देखना रेट बराबर होते हैं, रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर टाइम। अब इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर ये कंसंट्रेशन जो होती है वो ज़ीरो होती है। इक्विलिब्रियम स्टेट पे कंसंट्रेशन मैंने पहले बोल दिया, कंसंट्रेशन दोनों सारे के सारे रिएक्टेंट मिक्सचर का ज़ीरो होगा। कंसंट्रेशन क्या होगा? ज़ीरो, कांस्टेंट होगा, यानी हम कांस्टेंट ले रहे थे तो ज़ीरो ले लेते, तो C बराबर हो जाएगा ज़ीरो के, तो रेट बराबर हो जाएगा ज़ीरो के। लेकिन कीप इन माइंड रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन डज नॉट ज़ीरो बट द नेट रेट इज इक्वल टू ज़ीरो। नेट रेट जो होगा वो ज़ीरो होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड ज़ीरो नहीं होगा। रिएक्टेंट कन्वर्ट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट रिएक्टेंट यानी फॉरवर्ड भी होगा और बैकवर्ड भी, लेकिन दोनों क्या होंगे? इक्वली मोड में होंगे। कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है, रेट कांस्टेंट नहीं होता है। दूसरी जो बात है, केमिकल इक्विलिब्रियम हमेशा के लिए पॉसिबल होगा क्लोज कंटेनर के अंदर। ओपन कंटेनर के अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं हो सकते, क्योंकि ओपन कंटेनर के अंदर अगर कोई गैसेस है हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर के अंदर तो वो आउट हो जाएंगे। तो प्रोडक्ट बन रहा है लेकिन प्रोडक्ट से वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो रिलीज़ हो रहा है, कंटेनर से बाहर जा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ पेपर और अदर, लेकिन यह हमेशा के लिए क्लोज कंटेनर के अंदर पॉसिबल होगा। अब जो तीसरी बात है, ये हमारे पास बाई डायरेक्शनल होता है। कौन सा डायरेक्शन होता है? इसकी जो डायरेक्शन होती है केमिकल इक्विलिब्रियम की बाई डायरेक्शन, बोथ फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों के अंदर ये मूव करते रहते हैं। अब कैटालिस्ट हैज़ नो इफेक्ट, कैटालिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन कैटालिस्ट सिर्फ इक्विलिब्रियम का जो टाइम है उसको कम या ज़्यादा कर लेते हैं। अब अगर पॉजिटिव कैटालिस्ट है तो इक्विलिब्रियम पहले आएगा, यानी प्रोडक्ट के अंदर वो जल्दी कन्वर्ट। अगर नेगेटिव कैटालिस्ट है वो, तो वो इक्विलिब्रियम के टाइम को ज़्यादा कर, ये सिर्फ टाइम को चेंज करते हैं। इक्विलिब्रियम के ऊपर कोई इफेक्ट इसका नहीं होता है, सिर्फ टाइम को चेंज कर रहा है, इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं कर सकता है। और जो चौथी बात है, इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव फ्रॉम बोथ डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम को आप लोग दोनों डायरेक्शन से अचीव कर सकते हो। अगर ए और बी सी और डी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो सी और डी ए और बी के अंदर भी कन्वर्ट हो सकते हैं, दोनों साइड से इक्विलिब्रियम आ सकते हैं आप लोग के पास। चौथी जो बात है, इक्विलिब्रियम स्टेज के अंदर ये जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है, आगे हम थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे, गिब्स फ्री एनर्जी ज़ीरो होती है, यानी थर्मल इक्विलिब्रियम यहाँ पर होते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि केमिकल इक्विलिब्रियम या रिवर्सिबल रिएक्शन आर बोथ प्रोसेस। इम्पॉर्टेंट बात है कि बहुत एंडोथर्मिक भी होते हैं और एक्सोथर्मिक भी होते हैं। कैसे? अगर फॉरवर्ड रिएक्शन आप लोगों के पास एंडोथर्मिक प्रोसेस है
तो बैकवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की होती है। अब उस एनर्जी को वो रिलीज करेगा तो दोबारा प्रोडक्ट बनाएगा, रिएक्टेंट बनाएगा। ऐसा नहीं होता है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम होता है इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर, यानी टेम्परेचर यानी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक प्रोसेस दोनों होते हैं। अब यहाँ पर मैंने ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, आप लोग ग्राफिकल इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी साथ में देख लेना कि ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन हम मेनली 4 तरह के ग्राफ बनाते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए 4 तरह के ग्राफ बनाते हैं। एक टाइम वर्सेस रेट, टाइम वर्सेस रेट, यानी रेट ऑफ रिएक्शन टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है, इसको तो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया। ये केमिकल इक्विलिब्रियम, अगर शुरू में देखेंगे हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, then the concentration of reactant is decreases, and at the same time the concentration of product is increasing, and the stage come where the concentration of reactant and product become constant. This stage is known as chemical equilibrium। ये वाला जो स्टेज है इसको हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। अब यहाँ से आगे दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो गया। अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर चेंज होगा तो सिमिलर वे में प्रोडक्ट रिएक्टेंट के अंदर चेंज होगा। दूसरे जो ग्राफ है, ये तीनों ग्राफ, ये कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम है, यानी कंसंट्रेशन कैसे होगा। अब मैंने बता दिया कि रेट आप लोगों के पास बराबर हो सकता है, लेकिन कंसंट्रेशन कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। ये वाली बात, कंसंट्रेशन कम भी हो सकती है और कंसंट्रेशन ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन कंसंट्रेशन कम और ज़्यादा हो सकती है, लेकिन इक्विलिब्रियम स्टेट पे कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो सकती है। ये बात समझने वाली है कि रेट ऑफ रिएक्शन, ये देखो कि रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम है। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम ये स्टेज आ जाते हैं जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों बराबर अमाउंट के अंदर चेंज, यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाते हैं, और इसके बाद फर्दर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट चेंज नहीं हो सकता। अब इस ग्राफ में अगर मैं देखूँ कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम है, इक्विलिब्रियम वाली बात, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो सकती है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से, लेकिन इक्विलिब्रियम स्टेट पे कांस्टेंट होगी। मैं कह रहा हूँ कि कांस्टेंट होगी, ज़्यादा और कम हो सकती है। अगर ये जो इक्विलिब्रियम स्टेट है यहाँ पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 60% है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 40%, तो जब इक्विलिब्रियम स्टेट आएगा तो ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन फिर 40 से ज़्यादा नहीं होगी और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 60 से कम भी नहीं होगी। कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन इक्विलिब्रियम स्टेट पे कांस्टेंट होगी, ये वाली बात। अब दूसरा जो ग्राफ है इसमें हम देखते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है। और इक्विलिब्रियम स्टेज पे ये देखना, ये इक्विलिब्रियम स्टेज है। अब यहाँ पर रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो बराबर हो गई, कांस्टेंट हो गई, इसके बाद चेंज नहीं होगी, ज़्यादा कम हो सकती है। अब ये वाला जो ग्राफ है इस पे मैंने लिखा है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ग्रेटर देन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ये पॉसिबिलिटी भी है। और तीसरी पॉसिबिलिटी कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बराबर हो सकती है। तो एमसीक्यूज आ सकते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेज पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, बराबर हो सकती है, तीन हो सकती है, लेकिन इक्विलिब्रियम के बाद कांस्टेंट हो सकती है और रेट हमेशा के लिए बराबर होगा। जितना रेट एक का ज़्यादा हो रहा है दूसरा इसी तरह दूसरे का ज़्यादा। तो आज हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। व्हाट इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम? केमिकल इक्विलिब्रियम से अब सबसे पहले हमने केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन? प्रोसेस इन विच ओल्ड बॉन्ड ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड फॉर्म to make a product is known as chemical reaction, sorry. अब chemical reaction further on the basis of direction, two types, reversible reaction and irreversible reaction. Reversible reaction that proceed only one direction and irreversible reaction that proceed in two direction. And ultimate goal of reversible reaction is chemical equilibrium. Ultimate goal of reversible reaction is chemical equilibrium. ये जो केमिकल रिवर्सिबल रिएक्शन है इसका जो अल्टीमेट गोल होता है वो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है। और केमिकल इक्विलिब्रियम डायनामिक इन नेचर, नॉट स्टैटिक इन नेचर। डायनामिक वो होता है जिसमें दोनों चेंज होते रहते हैं। इक्विलिब्रियम पे आकर भी दोनों चेंज यानी कन्वर्ट हो सकते हैं, स्टैटिक नहीं रहते कि ए बी सी डी बन गए बस बन गए नहीं, दोबारा ए बी के अंदर और सी डी दोबारा ए बी के अंदर और ए बी दोबारा सी और डी के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं।
फिर हमने केमिकल इक्विलिब्रियम को पढ़ा, जो हमारा मेन टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम और डायनामिक इन नेचर। वो स्टेज है जिसमें सारे के सारे प्रोसेस अकर सिमल्टेनियस विद इक्वल रेट के साथ। फिर हमने उसका टाइप्स पढ़ लिए। केमिकल इक्विलिब्रियम की 2 टाइप्स, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम। दोज इक्विलिब्रियम इन विच ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट स्पीशीज आर इन सेम फेज, होमोजीनियस। एंड दोज केमिकल इक्विलिब्रियम इन विच द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो स्पीशी होते हैं वो उनका फेज सेम ना, उसको हम हेटेरोजीनियस। फिर इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल इक्विलिब्रियम कैसे होते हैं, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ ले। और इसके साथ हमने इसके ग्राफ पढ़ लिया, डिफरेंट तरह के ग्राफ कि कैसे हो सकते हैं इक्विलिब्रियम स्टेज के अंदर प्रोडक्ट को रिएक्ट की कंसंट्रेशन कैसे हो सकती है और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का टाइम कैसे हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।